ओके, कल हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, रिमेम्बर m के मल्टीपल पावर्स, हायर पावर्स रहने वाले, याद है कैसे किया था हमने? i प्लस a करके फर्स्ट हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग करके फिर सॉल्व किए थे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया था शायद लास्ट जाने से पहले, और ये लास्ट किया था। ओके फाइन, अब इसके जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो अंडरस्टैंड करते हैं। कल हमने क्या प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड किया था कि जो मैट्रिसेस होते हैं कम्यूटेटिव नहीं होते। कम्यूटेटिव नहीं होते मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, इट कुड बी इक्वल टू बट इन जनरल नहीं होते। ठीक है, और जो अगला है वो है एसोसिएटिव, मतलब अगर तीन मैट्रिक्स है ए बी सी और ए बी सी, पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से कीजिए या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से कीजिए, डजंट मैटर। ठीक है, ए बी सी आप कैसे भी कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है। यहाँ पे इस ए बी सी है तो यहाँ पे बी ए सी ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, कीप दैट इन माइंड, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ओके, distributive over addition, it's exactly like algebra including जो previous था associative। a into b plus c can be opened up as a into b plus a into c। ठीक है, अगेन ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगला है देखिए b plus c into a, इसको कैसे ओपन करेंगे? अगेन ऑर्डर का ध्यान रखिए, b into a plus c into a। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, जो पहले है b तो ओपनिंग के बाद भी b ही पहले रहेगा। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इससे मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स की वैल्यू सेम रहती है। आप पहले आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो या बाद में रखो, मतलब प्री मल्टीप्लायर हो या पोस्ट मल्टीप्लायर हो, डजंट मैटर, आंसर हमेशा ए ही आएगा। ठीक है, ओके, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद नल मैट्रिक्स गिव्स नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को तो जीरो ही आएगा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स का आइडिया है नहीं, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़े नहीं हो, तो पहले मैं थोड़े डिटर्मिनेंट्स का बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको। इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, बस बेसिक आइडिया। कहीं पे भी नहीं पढ़ा डिटर्मिनेंट्स, किसी और सब्जेक्ट में, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स? क्या बात है, समझ आता है आप लोगों को, या बस देखा है कि अच्छा इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं पता? एनीवेज मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स आपको पता है राइट क्या होता है? जैसे ये एक कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर का। ठीक है, 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम। अच्छा, आप लोगों को ऑपरेशंस का मतलब पता है? मैथ्स का ऑपरेशन, जैसे कि 2 + 2 हो गया ना, तो इसको ऑपरेशन कहते हैं। ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, इन चीजों को ऑपरेशंस कहते हैं, मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशन है ये। सिमिलरली डिटर्मिनेंट भी एक टाइप का ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि हम मैट्रिक्स के ऊपर करते हैं। सो अगर मैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दूं। ठीक है, और ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? डायगोनली ऑपोजिट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इसका हो जाएगा 1 × 4 - 3 × 2। दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू। 1 × 4 - 3 × 2 यानी 4 - 6 - 2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है। समझ आया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? अगर 2 by 2 है। अच्छा, अगर 1 by 1 है, 1 by 1 भी तो हो सकता है ना, ये मैट्रिक्स भी तो हो सकता है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? 5। इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रेट इसका जो वैल्यू है अंदर वही डिटर्मिनेंट वैल्यू है। और एक बार 3 by 3 भी देख लेते हैं। 3 by 3 में क्या होता है? एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। 2 by 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ आ गया ना? तो 3 by 3 में हम वही यूज करेंगे। तो एक सैंपल लिख देता हूँ, जस्ट फॉर कैलकुलेशन ईज मैं इनको एकदम बेसिक ही रखता हूँ। ये मेरा 3 by 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला टर्म लेंगे और इसको हम प्लस साइन के साथ एसोसिएट करेंगे। सेकेंड टर्म को नेगेटिव और थर्ड टर्म को फिर से प्लस साइन के साथ एसोसिएट करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका डिटर्मिनेंट? पहले अगर मैं डिटर्मिनेंट कर रहा हूं तो ये मैट्रिक्स का हटाना पड़ेगा बाजू से।
ठीक है, और इसको डिटर्मिनेंट लाना पड़ेगा ऐसे, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। इसको सॉल्व करेंगे, 2/2 वाला याद है राइट, तो इसमें पहले ये वाला नंबर लिख लूंगा जो साइन एसोसिएटेड है उसके साथ 1 + 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस नंबर को लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड कॉरस्पॉन्डिंग रो को हाइड कर दूंगा, बचेगा क्या ये, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी 1 × 2 - 2 × 1, 1 × 2 - 2 × 1, ठीक है। फिर अगला टर्म लिखूंगा इसको, और इसके साथ जो साइन एसोसिएटेड है वो -2, ठीक है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को हाइड कर दूंगा, बचा क्या ये और ये, तो ये होगा 1 × 2 - 2 × 1, ठीक है। फिर मैं थर्ड कॉलम लूंगा, इस 3 को पिक करूंगा, 3 के साथ प्लस साइन एसोसिएटेड है तो +3 लूंगा, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को हाइड करूंगा, वैल्यू आएगा 1 × 2 - 2 × 1। समझ आया कैसे एक्सपैंड किया? ये जो एक्सपेंशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू जो भी है दैट्स फाइन, एक्सपेंशन समझ आया। 2/2 का ही लगा फॉर्मूला, बस ऊपर वाले रो को मैंने प्लस माइनस और प्लस इसके साथ एसोसिएट किया है, और अभी तक जितना हम सीख रहे हैं उसके लिए आप फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड रो से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, बट वो भी सीखने की जरूरत नहीं है, वो हम डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में सीखेंगे। गॉट इट एवरीवन? एनीवन हैज डाउट इन दिस? ठीक है, इसका आंसर देखिए 2 - 2 0 0 0, इसका आंसर इवेंचुअली 0 आ जाएगा, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, सॉरी 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं, मतलब जिस मैट्रिक्स में स्क्वायर एंड रोज एंड कॉलम्स बराबर है, सेम है, उसी का ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता है। इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a into b is equal to डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a into डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b। मतलब अगर मैं a b को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है, रो को कॉलम के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट मिलता है, याद है सबको, ठीक है। तो जब a b को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा, या फिर मैं पहले a और b के इंडिविजुअल डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के फिर मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों सेम आएगा, ठीक है। और अदर वे ऑफ रिमेंबरिंग इज कि मल्टीप्लिकेशन में डिटरमिनेंट टूट जाता है, इंडिविजुअल मैट्रिसेस पे चला जाता है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। ओके, दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज। इफ an इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा an स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, a मैट्रिक्स है और n उसका ऑर्डर है, a2 हो गया 2/2, a3 हो गया 3/3, ठीक है। is a square matrix of order n and k is a constant. Okay, before coming to this, do you guys remember कि कल मैंने बताया था, कल या परसों की क्लास में, I don't remember कौन सी क्लास में था, अगर एक मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ तो जब ये कांस्टेंट अंदर जाता है तो उसके सारे एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है आपको? याद है? ओके, डिटरमिनेंट में लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट है, मान लीजिए एक मेरे पास 1 2 3 4 और बाहर एक 6 कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आइडियली अगर ये मैट्रिक्स होता तो 6 जाके इससे भी मल्टीप्लाई होता, इधर भी होता, इधर भी होता, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी एक रो पे जाके मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये की डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा, इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इससे करना पड़ेगा, 6 12, नीचे वाला 3 4 ही रहेगा, समझ आया? मैट्रिक्स होता तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता, डिटरमिनेंट है तो किसी एक रो पे मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट? इसमें डाउट है किसी को? ये जो मैंने रो चूज किया ये रैंडमली चूज किया, आप कोई भी रो चूज करते हैं, कोई भी कॉलम भी चूज कर सकते, नॉट जस्ट रो, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी वो पढ़ते हैं कि जब मैं एक k कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने k को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिया, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया ये वाला मैट्रिक्स वाला, उसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू लिया, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ n, और बाहर जो कांस्टेंट अगर मैंने निकाल लिया उसके बाद k रेज़ टू द पावर n होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए,
इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं कांस्टेंट 4 मल्टीप्लाई करता हूं एक 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी से। ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4a 4b 4c 4d। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। अब मैंने इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया सो दैट आई कैन सॉल्व इट। डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, लेकिन बिफोर सॉल्विंग मुझे लगा अंदर के नंबर्स थोड़े बड़े हैं, उसको थोड़ा सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोटे नंबर्स कर लूँ। तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा। तो जैसे मैंने जब 4 मल्टीप्लाई किया था तो एक ही रो में मल्टीप्लाई किया था, तो कॉमन भी लूंगा तो एक ही रो से लूंगा या एक ही कॉलम से लूंगा, ठीक है। सो पहले मैं फर्स्ट वाले पूरे रो से 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4, ऊपर बच जाएगा ए बी, नीचे अभी भी 4c एंड 4d ही रहेगा। ये समझ आ रहा है आपको? क्योंकि ये मैं डिटरमिनेंट से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकंड वाले से भी कॉमन ले लूंगा सेकंड रो से, तो एक और 4 आ जाएगा बाहर, 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या था? 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 3 होता तो 3 आ जाता, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रॉपर्टी। जब मैट्रिक्स से मैं k मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो सिर्फ डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू है तो उसके साथ मुझे k⁻n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ, लेकिन जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट से तो 4n हो जाता है, वेयर n इज द ऑर्डर। याद रहेगा ये? प्लीज इसको अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि इसके बाद ना इस टाइप के प्रॉपर्टीज और भी आने वाले हैं फॉर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तब कंफ्यूजन होता है। या ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इससे मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। कांस्टेंट जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स को फिर मैंने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया जस्ट टू सॉल्व इट, टू अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन बिफोर सॉल्विंग इट आई थॉट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है या कॉमन नंबर से उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो इस वाले फर्स्ट रो से मैंने 4 कॉमन ले लिया, बाहर 4 आ गया, क्योंकि डिटरमिनेंट्स में आप किसी एक रो से ही कॉमन ले सकते हैं या फिर एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं, पूरे से एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है। तो फर्स्ट रो से कॉमन लिया, 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक 4 आया। फिर मैंने सेकंड रो से एक और 4 कॉमन लिया, तो 2 4 आ गए बाहर, तो इसलिए ये 4 स्क्वायर हो गया, और अंदर ए बी सी डी मेरा डिटरमिनेंट रह गया। इसको मैं सॉल्व करके बाद में 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, मैट्रिक्स से जब कॉमन लेते हो तो सिर्फ k आता है, डिटरमिनेंट से जब कॉमन लेते हैं तो k⁻n आता है, बस इतना दिमाग में रखो, चलेगा? ओके। एक और चीज, क्लियरली a⁻n, अच्छा इसको ऐसे मत याद रखिए, इसमें ऐसे याद रखिए कि अगर मैट्रिक्स के साथ कुछ पावर है, सॉरी नॉट मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स के साथ पावर है और उसके साथ डिटरमिनेंट ले रहे हैं, इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का पावर रेज टू द पावर n। और इजी वे टू रिमेंबर, पावर को अंदर बाहर कर सकते हैं, और ये पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में होने वाला है, पावर को, और आगे जाके एक और चीज आने वाला है ट्रांसपोज, टी। पावर एंड ट्रांसपोज अंदर बाहर हो सकता है डिटरमिनेंट के, मैट्रिक्स से कहीं के भी, एडजॉइंट के भी अंदर बाहर हो सकता है। सो पावर इज लाइक वेरी सिंपल, पावर दिखा, अंदर कर दो बाहर कर दो, एज पर द कन्वीनियंस, आपको क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उस हिसाब से, ठीक है। पावर आपको कभी ट्रबल नहीं देगा, पावर ट्रबल दे रहा है बाहर कर दो, पावर आने से आसान हो जाएगा अंदर ले, ऐसे आप डिसाइड करो, ठीक है। पावर का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसी का एक एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, ये वाला ही प्रॉपर्टी था ना, इफ n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज अ कांस्टेंट देन दिस n इक्वल टू दिस। कंसीडर a3 एक मैट्रिक्स है, उसमें k मल्टीप्लाई किया गया है, तो हर एक एलिमेंट के साथ देखिए k मल्टीप्लाई हो गया, समझ आया? फिर इस मैट्रिक्स का देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर इसका मैंने डिटरमिनेंट क्रिएट किया, डंडियां ये सिर्फ, और हर एक इससे मैंने एक एक के बाहर ले लिया, तो अंदर ये फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के वैल्यूज है, लेकिन डिटरमिनेंट है इसलिए k³ बाहर आ गया, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? ओके ओके, अगला टॉपिक है ट्रांसपोज का, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन ऐसा टॉपिक है जो आपको दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर एज देगा। ट्रांसपोज आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे, बट उस डेप्थ में नहीं जिसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोज समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअली ट्रांसपोज इज वेरी इजी। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हाँ ट्रांसपोज बाय द वे मैट्रिक्स का होता है, डिटरमिनेंट्स का नहीं, ठीक है। मेरे पास मैट्रिक्स है 1 5 7 9,
ठीक है, इसका मुझे ट्रांसपोज क्रिएट करना है। ठीक है, ट्रांसपोज को कई बार ऐसे, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाला साइन, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या टी है वो कॉम्प्लीमेंट वाला साइन। ठीक है, इसका ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, यानी 1/5। ये रो था, कॉलम में चेंज कर दो, ये रो था, कॉलम पे चेंज कर दो, दैट्स इट, ये ट्रांसपोज होगा। सिर्फ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज एन ऑपरेशन टू फाइंड वैल्यू। आप ट्रांसपोज करके फिर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज अनदर कैच। मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। 1 into 9 minus 7 into 5, 1 into 9 minus 7 into 5, सेम आएगा वैल्यू। ठीक है, ट्रांसपोज समझ आ गया क्या होता है। सो अगर मैं 3/3 का ट्राई करता हूं, 7 9 6 2 1 4 3 6 3, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या आएगा बताइए। 7 9 6 जो फर्स्ट रो है वो कॉलम बन जाएगा, 2 1 4 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 3 6 3 जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसका ट्रांसपोज हो गया। याद रहेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज याद रखने में डिफिकल्टी नहीं है ना, इसके प्रॉपर्टीज याद रखने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसलिए, नॉट बिकॉज दे आर डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज अगर आपको समझ आ गया तो उसके प्रॉपर्टीज बताता हूँ। एक मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज लेंगे और उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। मतलब ये जो मेरा मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करके, अगर मैंने इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लिया तो ये वापस आ जाएगा। स्क्वायर, अभी जो हम पढ़े सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है और किसी चीज का नहीं, पूरा चैप्टर ही स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड है। और डिटर्मिनेंट्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा निकल ही नहीं सकता, तो अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। ठीक है, समझ आया। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, ओके। A plus B whole transpose can be broken down as A transpose plus B transpose। याद रख लो, समझने की जरूरत नहीं कैसे आया, वो सब सवाल आते नहीं, बस फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, K इंटू ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू K को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटू A ट्रांसपोज। जस्ट लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते थे। सो देखिए, देखा जाए अगर ये मेरा A मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज भी तो एक मैट्रिक्स ही हुआ ना, अलग मैट्रिक्स होगा बट इट्स आल्सो मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स का जो बिहेवियर रहेगा ट्रांसपोज का भी वही बिहेवियर रहेगा। समझ आई मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। एंड ऑफ द डे ए ट्रांसपोज इज अ न्यू मैट्रिक्स, ओरिजिनल नहीं रहेगा, चेंज हो गया, बट इट्स स्टिल अ मैट्रिक्स। तो बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लेता हूं तो मैं ट्रांसपोज लेके भी के बाद में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इट्स द सेम थिंग। ओके, ये ध्यान दीजिए, ए बी का अगर होल ट्रांसपोज लिया मैंने ए इंटू बी का, तो जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये उल्टा हो जाएगा। याद रहेगा ये, इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। और ये मल्टीपल जगह पे यूज होता है। ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल होता है कि मल्टीप्लीकेशन में होल है तो वो होल को जब इंडिविजुअल मैट्रिक्स में लाएंगे तो रिवर्स हो जाता है। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, सो ए इंटू बी और बी इंटू ए में डिफरेंस होता है। ठीक है, बट ट्रांसपोज के साथ वो रिवर्स होगा, इसको याद रखिए। ये चीज सिर्फ 2 नहीं 3 मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है। ए बी सी का होल ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको कही थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए रेज टू द पावर एन का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज रेज टू द पावर एन। अंदर बाहर कर सकते हैं, ट्रांसपोज एन अंदर ले आओ, एन बाहर ले जाओ, टी अंदर ले आओ, टी बाहर ले जाओ, एज पर यू। जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा बिंदास बिना सोचे कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ट्रांसपोज में और ऑर्डर में। याद रहेगा ये चीज, आगे जाके इन्वर्स में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, हमेशा बस कांस्टेंट को अंदर बाहर कैसे करना है उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन से कुछ नहीं होने वाला और किसी में। ओके, ये ट्रांसपोज का हो गया प्रॉपर्टीज। और देखते हैं क्या है, क्वेश्चन आ गया देखिए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स P, P स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर नहीं बताया, प्रॉब्लम मैटर भी नहीं करेगा। सैटिस्फाइज P स्क्वायर इक्वल टू I माइनस P, P स्क्वायर इक्वल टू I माइनस P। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 1 वाला डायगोनल में। ओके, वेयर I is an identity matrix if P raised to the power n is equal to 5I minus 8P, then n is equal to what? ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बार प्रॉपर्ली समझाता हूँ।
पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी गिवन है मुझे, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको सॉल्व तो नहीं कहना चाहिए, इसको और हायर पावर पे ले जाने पे ये p रेज टू द पावर n हो जाएगा 5i माइनस 8p। देखिए LHS में ये 2 है तो i माइनस p है, किसी और पावर में ये 5i माइनस 8p हो जाएगा, ठीक है। वो पावर क्या है वही ढूंढना है, n की वैल्यू क्या है। सो n की वैल्यू या तो 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी, ये भी गिवन है। तो मैं सीधा 4 5 6 7 पे ही जाऊंगा और कोई पावर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पी स्क्वायर अगर i माइनस पी है तो क्या मैं p रेज टू द पावर 4 कर सकता हूँ, दोनों साइड का होल स्क्वायर, तो i माइनस पी होल स्क्वायर कर दूंगा। क्या इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के खोल सकता हूँ, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल सकता हूँ, हाँ या ना? पहले तो हाँ या ना बताओ, क्यों नहीं खोल सकते? सेम नहीं होता, बट जब i यूज हो जाता है तो कम्यूटेटिव होता है। p इंटू आई और i इंटू पे सेम है, तो जब तक i प्रेजेंट है मैं फॉर्मूला लगा के खोल सकता हूँ, लेकिन i के अलावा कोई और मैट्रिक्स होता तो मैं नहीं खोल पाता। ये डिफरेंस समझ रहे हो आप? i की वजह से वो कम्यूटेटिव हो जा रहा है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करोगे डजंट मैटर, पहले कर रहे हो बाद में कर रहे हो, ठीक है। सो एज पर फॉर्मूला इसको ओपन कर रहा हूं, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई जब हम मैट्रिक्स टर्म में लिख रहे हैं तो 1 को हम आई से लिखते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर वापिस आई हो जाएगा, अच्छा मैं लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन है, आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2i इंटू पी, इसका एक्सपेंशन है। आई स्क्वायर को फिर से आई लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस पी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि फाइनल जो हमें पहुंचना है वहां पे स्क्वायर वगैरह है नहीं, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा मुझे। प्लस आई माइनस पी, माइनस 2i को क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2p, बिकॉज i इंटू पी हो जाएगा फिर से, सो माइनस 2p लिख दिया मैंने, ठीक है। व्हाट डज दिस इक्वेशन बिकम आफ्टर सॉल्विंग, p टू द पावर 4 बिकम्स 2i माइनस 3p। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, उसमें 2i माइनस 3p है, तो यहाँ पे मुझे 5i माइनस 8p चाहिए, सो दिस डजंट सेटिस्फाई, तो n टू 4 आंसर नहीं है n की वैल्यू। अगला क्या है 5 अप्रोच करें, 5 कैसे अप्रोच करेंगे, ये मेरे पास ऑलरेडी 2i माइनस 3p है, इससे मैं एक p मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं फिर से, p कहां है, p है ही नहीं, छोड़ो फिर 6 ही करते हैं, क्यों अननेसेसरी सरदर्द बढ़ाना, p स्क्वायर तो है ना, तो 6 मल्टीप्लाई करो i माइनस p, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो p5 कैलकुलेट करूंगा, अगर जरूरत नहीं, अगर p6 में आंसर आ जाए तो अच्छी बात है ना, ठीक है। सो p स्क्वायर 4 के बाद p टू द पावर 6 कैलकुलेट करूंगा, कैसे करेंगे इसको, सर सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए, ऊपर कर रहा हूं, टू आई इंटू आई, 2i स्क्वायर, 2i इंटू माइनस पी माइनस 2ip माइनस 3p इंटू आई माइनस 3pi माइनस 3p इंटू माइनस p प्लस 3p स्क्वायर। डू आई एग्री विद दिस? ओके, 2i स्क्वायर को मैं 2i लिख सकता हूं, फाइन, ip को p लिख सकता हूं, pi को भी p लिख सकता हूं, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए माइनस 5p, इज दैट ओके, प्लस 3p स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं i माइनस p, टू आई माइनस 5p प्लस 3i माइनस 3p, 2i और 3i हो गया 5i, 5p माइनस 3 माइनस 8p, आगे इसके बराबर जो हमें चाहिए था, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6। गॉट इट? समझ आया क्वेश्चन? आगे बढ़े। ओके, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़े थे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वर्टिकल, नल, आइडेंटिटी। अब है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
स्पेशल टाइप में ही जान निकलेगी, ठीक है। इसलिए एकदम फोकस करके ध्यान से पढ़ना, कुछ कंफ्यूजन हो मुझे इमीडिएटली बताना, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जो फर्स्ट स्पेशल टाइप है ना, ये आपके एनसीईआरटी के कोर्स में भी है, मतलब सीबीएसई में भी है। इसके बाद जो आएंगे वो नहीं होंगे, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है। तो इस पे तो ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ही आसान। अच्छा, आपको ट्रांसपोज लेना आ गया, आता है ना ट्रांसपोज लेना? तो किसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ और वो बाकियों से थोड़ा बहुत आ सकता है, हाँ ऑर्थोगोनल से आता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनल वाला ध्यान रखिए। वेरी इजी डेफिनेशन, एक मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ आया? नहीं, एक मैट्रिक्स लिया, कोई भी आर्बिट सा उठा लिया, मन किया, उसका ट्रांसपोज भी लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और देख रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। अगर बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दैट्स इट, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट इज द डेफिनेशन। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ना जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, अच्छा आपको करके दिखा दो, चलो। आई नो इट्स अ बोरिंग पार्ट, बट देखो इफ यू कैन सस्टेन, इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, देखिए, ठीक है। इसका आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं। ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता, आपने बस कॉलम इंटरचेंज किया ना, कॉलम रो को आपस में, डिटर्मिनेंट वैल्यू अभी भी सेम आएगा, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होता है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसको आपस में ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा +-1। सो इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द स्पेशल टाइप, थर्ड टाइप, ऑर्थोगोनल, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू +-1, एंड ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन होता है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रहेगा? ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे तो जज नहीं करेंगे कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, उसका जज करने का जो तरीका है, आई वोंट कॉल इट शॉर्टकट बट आई वुड कॉल इट ईजियर, ठीक है। वो तरीका सीख लीजिए थोड़ा। आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है ना, आप लोगों को यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पता है? पता है ना? कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं पता है? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, और अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। याद है? a1 a2 + b1 b2 कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, दे बिहेव लाइक वेक्टर्स ओनली, ठीक है। तो एक तो उनका यूनिट वेक्टर होना चाहिए वैल्यू, और दूसरा उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रोज के डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। वो मैं दिखाता हूँ कैसे यूज करेंगे। देखिए, ट्राई टू ऑब्जर्व डायरेक्टली द फॉलोइंग आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब आप ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल के जज नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली जज करेंगे। कैसे? एक एक कॉलम ले लीजिए, ये कॉलम लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये कॉलम को एज अ वेक्टर ट्रीट करूंगा मैं, यानी हाफ i कैप प्लस √3 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। अगर ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √1/2² यानी 1/4, 3/4 + 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4/4 का रूट यानी 1, मैग्नीट्यूड 1 आ गया, यानी यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल के लिए पहली चीज चाहिए कि इसको यूनिट वेक्टर होना है, इसको भी यूनिट होना है। क्या ये यूनिट है? 3/4 + 1/4 यूनिट है, ये है 0 + 0 + 1, तीनों यूनिट है। सो ये पहला पड़ाव क्रॉस हुआ, अभी भी ऑर्थोगोनल है नहीं। दूसरा पड़ाव क्या है कि कोई भी दो वेक्टर्स लीजिए और उसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए। पहले ये वेक्टर ले लिया और ये वेक्टर ले लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ½ × -√3/2 यानी -√3/4। फिर इसको ऐड किया इसके साथ, √3/2 प्लस इंटू 1/2 यानी √3/4। फिर इसको ऐड किया इसके साथ 0 के साथ, आंसर क्या आया? 0। तो ये दूसरे पड़ाव का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा? जैसे इन दोनों को किया वैसे इन दोनों को भी कीजिए। 0 0 0 0 हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0। फिर तीसरा होगा इसको और इसको, 0 0 0, इसका भी 0। तो पहले रो के साथ भी कर सकते हैं, कॉलम के साथ करके दिखाया मैंने, क्योंकि वो इमेजिन करने में आसानी होती है। आप रो के साथ भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है।
तो 1 1 1 यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ये और ये 0, तो क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बता सकते हैं ये यूनिट वेक्टर है, ये है, ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पक्का 0, इन दोनों का 0, इन दोनों का ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये यूनिट है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये होगा -1/2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्लस 1/2, 0। दिस। उसके बाद सेकेंड वाले के लिए दिस, थर्ड वाले के लिए दिस एंड दिस। ठीक है, समझ आया? ये जो आई शुड नॉट शॉर्टकट, बट जो मेथड है टू आइडेंटिफाई ऑर्थोगोनल, इट्स अ वेरी यूजफुल मेथड। आप कई क्वेश्चंस ऑर्थोगोनल वाले ये मेथड से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई शो यू वन क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन ही है। इसमें क्या है, लेट ए इज दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और फिर लिखा है इफ A इंटू ए ट्रांसपोज इज I3, मतलब ये किसका डेफिनेशन है? A इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। तो इनडायरेक्टली कह रहा है ये ऑर्थोगोनल है, राइट? देन